राष्ट्रपति ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त। भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ता। कभी कभी हमारे बीच कुछ अजीब पल आते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। रूस से तेल खरीदने पर लगाया ज्यादा टैरिफ। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान और कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे अच्छे रिश्ते, लेकिन कभी कभी कुछ अजीब पल आ जाते हैं। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की तैयारी, यूरोपीय देश भेजेंगे 10,000 सैनिक और 2 ग्रुप में सैनिक यूक्रेन भेजे जा सकते हैं। पहला ग्रुप यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, दूसरा ग्रुप रूसी सैनिकों की घुसपैठ रोकेगा। तो यूरोप के इस कदम से न सिर्फ पुतिन भड़केंगे, बल्कि जंग की आग भी भड़क जाएगी। यूरोप की तरह ब्रिटेन भी यूक्रेन में अपनी सेना और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। स्टारमर का दावा है कि ब्रिटिश सेना यूक्रेन के आसमान और पोर्ट की रक्षा करेगी, लेकिन सीक्रेट रिपोर्ट यह है कि स्टारमर की आर्मी यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जंग लड़ेगी। क्रेमलिन न सिर्फ ब्रिटेन के इस कदम से, बल्कि यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल का भी सच सामने आया है, उससे भी भड़क गया है। क्रोधित रूस ने ब्रिटेन को पोसाइडन विस्फोट कर तबाह करने की धमकी तक दे डाली है। यूक्रेन युद्ध की ये आग और भड़कने जा रही है। पुतिन का बारूदी ताप और बढ़ने जा रहा है। विनाश का क्षेत्रफल इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें ब्रिटेन का भूभाग भी शामिल हो सकता है। पुतिन के रडार पर अब न सिर्फ यूक्रेन है, बल्कि ब्रिटेन भी आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने ब्रिटेन को सबक सिखाने की तैयारी तेज कर दी। ब्रिटेन के खिलाफ पुतिन का क्रोध एक नहीं बल्कि कई कारणों से भड़क गया है। ब्रिटेन यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजना चाहता है। स्टारमर के इस प्लान से पुतिन इतना भड़क गए हैं कि वो ब्रिटेन पर भी हमला कर सकते हैं। अब रूस की तरफ से ब्रिटेन को एटमी चेतावनी जारी हो गई है। रूसी पत्रकार ने न्यूक्लियर टॉर्पीडो से हमला कर ब्रिटेन को इंग्लिश चैनल में दफन करने की धमकी दे डाली। सुना आपने, क्रेमलिन से नजदीकी रखने वाले रूसी पत्रकार सोलोव्योव ने ब्रिटेन पर पोसाइडन से हमला करने की वकालत कर दी। रूस का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलें दे दी हैं। यूक्रेन इन मिसाइलों को मॉडिफाई कर उसका नाम बदलकर रूस के ऊर्जा ठिकानों को दहला रहा है। स्टारमर और ज़ेलेंस्की का यही वो षड्यंत्र है जिसकी वजह से ब्रिटेन पुतिन के टारगेट पर आ गया है। और यूक्रेन ने जो स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइल बनाया है उसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये 1150 किलो का वॉरहेड लेकर जा सकती है। इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर है। लेकिन अब फ्लेमिंगो मिसाइल को लेकर नई जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल को कॉपी करके ये मिसाइल बनाया है। यूक्रेन पर ब्रिटेन की FP5 मिसाइल को मॉडिफाई करने का आरोप है। यह आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि FP5 की रेंज और स्पीड फ्लेमिंगो जितनी ही है और यूक्रेनी कंपनी का दावा है कि उसने फ्लेमिंगो मिसाइल का निर्माण सिर्फ 9 महीने में कर लिया है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 9 महीने में ऐसी घातक और लंबी दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल बनाना करीब करीब असंभव। यूक्रेन पर ब्रिटिश मिसाइल को मॉडिफाई कर फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने का आरोप एक नहीं बल्कि कई कारणों से लग रहा है। फ्लेमिंगो मिसाइल को जिस यूक्रेनी कंपनी द फायर पॉइंट ने बनाया है
उसके पास इससे पहले हथियार निर्माण का कोई अनुभव नहीं है। यानी हथियार बनाने के मामले में यह कंपनी बिल्कुल नई है। यह पहली बार है जब द 5 पॉइंट कंपनी कोई मिसाइल बना रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अमूमन फ्लेमिंगो जैसी 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल बनाने में किसी देश या कंपनी को सालों का समय लगता है, लेकिन फ्लेमिंगो के साथ ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की कंपनी ने इसे सिर्फ 9 महीने में ही तैयार कर लिया। यही वजह है कि फ्लेमिंगो मिसाइल पर शक बहुत गहरा गया है। अब दावा किया जा रहा है कि फ्लेमिंगो मिसाइल स्टार्मर और ज़ेलेंस्की के बारूदी षड्यंत्र का परिणाम है। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल में थोड़ा बहुत बदलाव कर यह मिसाइल बनाई है और इसे फ्लेमिंगो नाम देकर यूक्रेन इसे स्वदेशी मिसाइल बता रहा है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल को लेकर जब कई रिपोर्ट छपी तो रूस क्रोध से भर गया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ और पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव ने भी ब्रिटेन को धमकी दी है। मेदवेदेव ने क्या कहा है, अब ये आपको हम बिग बॉल के माध्यम से बताते हैं। जो बड़ी बातें मेदवेदेव ने कहा है, रूस की सी संपत्ति बेचकर यूक्रेन को मदद देने जा रहा है ब्रिटेन। ये कहा गया, उनकी तरफ से यह दावा किया गया मेदवेदेव की तरफ से, ब्रिटेन यूक्रेन को 12,000 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। तो ब्रिटेन पर यह सीधे सीधे आरोप लगाए हैं उन्होंने। ब्रिटेन एक अक्षम्य अपराध कर रहा है, इसके परिणाम भयावह होंगे, इसका अंजाम बुरा होगा। यह धमकी, ये चेतावनी ब्रिटेन को मेदवेदेव देते नजर आ रहे। तो साफ है कि यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है उसके लिए मेदवेदेव नाराज है। क्रेमलिन ब्रिटेन से इसलिए क्रोधित है क्योंकि यूक्रेन ड्रोन और फ्लेमिंगो मिसाइल से हमले कर रूस के एनर्जी ठिकानों को लगातार जला रहा है। रियाजान में यूक्रेनी हमले की वजह से रूसी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। रियाजान में हमला कर यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को जला दिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रूसी पावर ग्रिड ध्वस्त हो गई। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के 6 हथियारों को तबाह कर दिया। हेरसोन में यूक्रेन ने रूस के 2 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को नुकसान और ऊपर से यूक्रेन को ब्रिटेन की मदद से रूस भड़क गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ब्रिटेन यूक्रेन के आसमान और पोर्ट की सुरक्षा के लिए सेना और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। स्टार्मर ट्रंप के सामने इसका प्रस्ताव रखने वाले हैं। अगर ट्रंप से अनुमति मिली तो यूक्रेन युद्ध में ब्रिटिश सेना की एंट्री हो जाएगी। अगर युद्ध में स्टार्मर की सेना आई तो पुतिन ब्रिटेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। अगर ब्रिटेन पर हमला हुआ तो पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और निप्रोपेट्रोवस्क में रूस का बड़ा हमला, 10 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और हार्वेस्ट प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले में कई इमारतों में आग लग गई।
पेरिस में कोalition ऑफ विलिंग की बैठक में 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी गारंटी का यही फॉर्मूला महासंग्राम का आधार बनने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि रूस ने इस बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूक्रेन में विदेशी फौज की तैनाती करने वाले देश उसका टारगेट होंगे। रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन की तरह ही रूस को भी यह गारंटी दी जाए कि भविष्य में नाटो का विस्तार नहीं होगा। ईयू की इस बैठक में रूस भड़का हुआ है। पेरिस में कोalition ऑफ विलिंग की बैठक खत्म होते ही रूस ने बारूदी आंधी से अपना रुख भी साफ कर दिया। एसयू समिट के बाद पेरिस में महामंथन हुआ और इसका एजेंडा था यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना। बैठक में यह तय किया गया कि युद्ध विराम लागू होने के बाद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के लिए कोalition ऑफ विलिंग के देश प्रतिबद्ध हैं। इसी ऐलान के साथ रूस का बारूदी मिशन तेज हो गया। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का मसौदा तभी लागू होगा जब यूक्रेन रूस युद्ध का समाधान निकलेगा। लेकिन समाधान अभी दूर है, क्योंकि 3-4 सितंबर को यूक्रेन में रूस ने बारूद का तूफान खड़ा कर दिया। जिस वक्त पेरिस में कोalition ऑफ विलिंग के देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर विचार कर रहे थे, उसी वक्त रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले तेज कर दिए। रूस के टारगेट पर पूर्वी यूक्रेन के कई शहर आ गए। रूस ने अपना बफर जोन बढ़ाने के लिए चेर्निहिव, सुमी और खार्किव पर हमले बढ़ा दिए। लुहांस्क में ड्रोन हमले करके रूस ने ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। दनीप्रो शहर पर रूस ने भीषण ड्रोन हमले किए, इससे कई रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। फ्रंट लाइन के 129 मोर्चों पर रूसी आर्टिलरी ने बारूद बरसाया है। रूस ने यूक्रेन के चेर्निहिव पर ड्रोन हमले किए। इस हमले में चेर्निहिव ड्रोन लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो गया। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर सबसे ज्यादा हमले किए। ओडेसा में इससे भीषण तबाही हुई है। ओडेसा पोर्ट के करीब रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पोर्ट पर बने कई अनाज गोदाम जल गए। रूस ने ओडेसा पोर्ट से लेकर कीव के पास चेर्निहिव तक भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन में मानवीय सहायता मिशन चलाने वाली टीम के लोग भी मारे गए हैं। और चेर्निहिव में रूस के ड्रोन हमले से बड़े नुकसान का दावा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस का एक ड्रोन डी माइनिंग मशीन यानी बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीन पर गिरा। रूस के इस हमले में मिशन स्टाफ के 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही हमले में स्टाफ के 3 लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाके में डिमाइनिंग के लिए मानवीय सहायता मिशन चलाया जा रहा है। यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन पर बारूदी सुरंगें हटाने का मिशन जारी है और बड़ी बड़ी मशीनें इस काम में लगी हैं। कोalition ऑफ विलिंग के देशों का रुख साफ होते ही रूस ने अपना रुख भी साफ कर दिया है, क्योंकि रूस इस तैनाती के खिलाफ है। पेरिस के समिट में 35 देशों के नेता शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के लिए मजबूत कवच दिया जाए। 25 से 30 हजार विदेशी जवानों की यूक्रेन में तैनाती पर चर्चा हुई। हालांकि वास्तविक तैनाती में संख्या बदल सकती है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सुरक्षा गारंटी में यूएस जरूर शामिल रहे। सुरक्षा गारंटी में अमेरिका की भूमिका फिलहाल साफ नहीं है। अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर पर सहयोग जरूर देगा। सिक्योरिटी गारंटी में योगदान के लिए बाकी देश अपने अपने दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। इटली और पोलैंड ने अपनी सेना यूक्रेन भेजने से इनकार कर दिया है। बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने अहम जानकारी दी। फ्रांस की राजधानी में हुई समिट के बाद रूस ने इस पर आपत्ति जताई है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की जमीन पर विदेशी सैनिकों की तैनाती से संघर्ष बढ़ेगा। यूक्रेन में सैनिक तैनात करने वाले देश रूस का वैध टारगेट होंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन की तरह रूस को भी सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए।
नेटो का विस्तारवाद भविष्य में रूस के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। रूस यूक्रेन में विदेशी सेना की तैनाती के खिलाफ है, लेकिन यूरोप का प्लान है कि पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर यूक्रेन में सेना तैनात कर दी जाए ताकि भविष्य में रूस हमला ना कर सके। पेरिस बैठक में बनी सहमति के आधार पर यूक्रेन में संभावित सैन्य तैनाती का मॉडल क्या हो सकता है, ये जानिए। प्रस्ताव यह है कि युद्ध विराम लागू होते ही रूस के कब्जे वाले क्षेत्र से आगे 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाए। इस बफर जोन में यूक्रेनी छोर पर 25 से 30 हजार जवान तैनात कर दिए जाएं, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि रूस इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश न करे। ग्राउंड फोर्सेस की मदद के लिए नाटो के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट तैनात किए जाए, जो वायु क्षेत्र में गश्त लगाकर रूसी हमले रोकने में मदद करेंगे। इसके अलावा काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन बनाए रखने के लिए नाटो के युद्धपोत ओडेसा से खेरसोन तक तैनात हो सकते हैं, जो यूक्रेन की व्यापारिक गतिविधियों को सुरक्षा देंगे। यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने के दस्तावेज तैयार हो चुके हैं, लेकिन असल समस्या यह है कि इस फौज के पास कितने अधिकार होंगे। ये साफ नहीं है कि रूस के हमले होने पर यूरोपीय देशों की फौज क्या करेगी। क्या उसे रूस पर पलटवार करने की छूट होगी या फिर मोर्चा छोड़ना होगा। यही कारण है कि पोलैंड और इटली अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करने के लिए तैयार नहीं। माना जा रहा है कि पीस कीपिंग फोर्स के तैनात होने के बाद भी रूस ने हमले किए तो यूरोप के साथ सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर डोनेस्क में रूस का ग्राउंड ऑपरेशन वोस्टोक ग्रुप फोर्सेस ने किया बड़ा हमला। 3 यूक्रेनी पोस्ट को विस्फोटक से उड़ाया। यूरोप में तबाही का दायरा यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यूरोपीय देश एकजुट होकर रूस से टकराने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल यूरोपीय देशों को डर है कि अगर रूस को अभी नहीं रोका गया तो रूस यूरोप में भारी तबाही मचा सकता है। इसके लिए रूस ने गठबंधन भी बना लिया है। रूस के साथ चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल गए हैं, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का दम रखते हैं। ऐसे में रूस के रास्ते में जो भी आएगा उस पर रूस हमला कर सकता है। यूरोपीय देशों को डर है पुतिन रूस का विस्तार करने के लिए यूक्रेन से भी आगे बढ़ सकते हैं। अब यूरोप को उम्मीद अमेरिका से, जबकि ट्रंप यूरोपीय देशों से नाराज चल रहे हैं। इस एक तस्वीर से पूरे यूरोप में दहशत है। इस एक तस्वीर से यूरोपीय देश थर्रा गए हैं। इस एक तस्वीर से यूरोप में नया बवाल शुरू हो गया है। चीन के विक्ट्री डे परेड में जब 3 सुप्रीम कमांडर पुतिन, जिनपिंग और किम एक साथ दिखे तो यूरोप में इतना खौफ फैल गया कि सीधे ट्रंप से गुहार लगाई गई। लेकिन ट्रंप ने भी हाथ पीछे खींच लिए, यानी अब यूरोप को जो भी करना है अपने दम पर करना है। यह पहले ही सामने आ चुका है कि रूस की मदद के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक रूस भेजे हैं, जो यूक्रेनी सैनिकों के लिए काल बन रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों ने रूस की सैन्य सहायता भी की है। मिसाइलें और गोला बारूद की कई खेप भेजी जा चुकी है। लेकिन अब यह गठबंधन मजबूती की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा है। उस एक कदम से पूरे यूरोप में इतनी दहशत है कि यूरोपियन यूनियन में विदेश विभाग के अध्यक्ष काया कल्लास को खुले मंच से कहना पड़ा कि यह गठबंधन पूरे यूरोप के लिए खतरा है। सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं, बल्कि नेटो को भी घबराहट हो रही है। रूस चीन के गठबंधन से यूरोप में बड़ा संकट पैदा हो गया। अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म भी हो गया तो दूसरा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि यह गठबंधन यूरोप में स्पेशल ऑपरेशन पर काम कर रहा है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये एक मजबूत गठबंधन बन रहा है जो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों से टकरा रहा है। यानी यूरोप, अरब से लेकर अमेरिका और नेटो तक को खतरा महसूस हो रहा है।
अब इस खतरे से बचाने में अगर अमेरिका साथ नहीं रहा तो कई फ्रंट पर यह गठबंधन हावी हो सकता है। इसलिए यूरोप का एक डेलीगेशन ट्रंप को मनाने के लिए सोमवार को वॉशिंगटन पहुंच रहा है, जिससे ट्रंप नेटो में फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला करने में सहायता करे। अगर यूरोपीय देशों से नाराज ट्रंप सैन्य मदद रोक सकते हैं, साथ ही यूरोप से एटमी सुरक्षा कवच हटा सकते हैं। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जिसकी रूस से दूरी 2253 किलोमीटर। अमेरिका का दूसरा न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे हैं, जिसकी रूस से दूरी 1223 किलोमीटर है। इसके अलावा जर्मनी में भी यूएस न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जहां से 1836 किलोमीटर रूस की दूरी है और वहां पर कभी भी हमला यहां से किया जा सकता है। इसके अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर भी 35 B-61 परमाणु बम रखे हुए हैं। साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम है जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर हैं। अब अमेरिका इन सभी परमाणु ठिकानों को बंद करके यूरोप को खतरे में डाल सकता है। यूरोपीय देशों को डर है अब कहीं रूस यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर ना हमला कर दे, इसलिए यूरोप में नई रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि ट्रंप भी यूरोपीय देशों से नाराज हैं। पेरिस वार्ता के बाद ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूरोपीय नेताओं से बात की। बातचीत के दौरान ट्रंप काफी भड़के हुए थे। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी को लेकर ट्रंप नाराज दिखे, क्योंकि ट्रंप की सहमति के बिना यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर प्लान बनाया गया। अब ट्रंप यूरोपीय देशों की सहायता से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि युद्ध विराम का रास्ता करीब करीब बंद हो चुका है। ट्रंप की नाराजगी की खबर रूस चीन खेमे को लग चुकी है, जिसके बाद रूस चीन के साथ मिलकर लंबे युद्ध की प्लानिंग कर सकता है। इसको लेकर जर्मनी ने बड़े खतरे का अंदेशा जताया है। रूस से खौफ इस कदर है कि पोलैंड ने तो रूसी ड्रोन उसकी सीमा में घुसने की बात से इनकार कर दिया है, जबकि इससे पहले पोलैंड इसे रूस की हिमाकत बता रहा था। दरअसल अब कई यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो रूस कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में रूस से हर तरह का टकराव रोका जाए। यूरोपीय देशों पर ट्रंप आग बबूला क्यों है? इसकी पहली वजह है कई यूरोपीय देश रूस से कारोबार कर रहे हैं। दूसरी वजह कई यूरोपीय देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। तीसरी वजह है यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर ईयू अड़ा है। चौथी वजह है यूक्रेन में शांति सेना भेजने की तैयारी में कई देश हैं। पांचवी वजह है ट्रंप के युद्ध विराम समझौते पर कई देश सहमत नहीं। रूस पर कई प्रतिबंध लगे हैं। दूसरी तरफ उसके ऊर्जा सेक्टर पर हमले हो रहे हैं, जिससे तेल उत्पादन घटा है। ऐसे में ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ा मौका देख रहे थे। इसी वजह से उन्होंने उन 26 देशों को धमकी दी है जो यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं कि यूरोप के बड़े देश दबाव बनाए, जिससे यूरोप में रूस से तेल सप्लाई रोकी जा सके। सबसे ज्यादा सप्लाई द्रुजबा पाइपलाइन से होती है। द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन रूस के अल्मेतिएव से शुरू होती है। यहां से बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया और क्रोएशिया तक कच्चा तेल पहुंचता है। यह 58 साल पुरानी पाइपलाइन है। इससे रोजाना यूरोप को 10 लाख बैरल कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। यूरोप की 15 रिफाइनरियों को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। हंगरी की जरूरत का 60% कच्चा तेल इसी लाइन से पहुंचता है। इसीलिए यूक्रेन के हमलों से हंगरी नाराज है। यूक्रेन 2 बार द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला कर चुका है, जिससे सप्लाई कुछ वक्त के लिए रुकी, लेकिन बाद में सप्लाई शुरू हो गई। रूस का कच्चा तेल यूरोप को पहुंचाने वाली यह आखिरी पाइपलाइन है। इसे बंद कराने को लेकर ट्रंप अड़े हैं, जिससे यूरोप में तेल संकट पैदा हो और अमेरिका उसका फायदा उठाए।
इसी वजह से ट्रंप यूरोपीय देशों को सैन्य मदद से पीछे हटने की धमकी दे रहे हैं। यानी खेल कुछ और है, जबकि ट्रंप देखा कुछ और रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब धड़क सकता है क्योंकि इजरायल गाजा में स्पेशल ऑपरेशन शुरू करने के बाद वेस्ट बैंक में भी इसी तरह का ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। दरअसल इजरायल इसलिए भड़का हुआ है कि कई यूरोपीय देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हो इससे पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा और वेस्ट बैंक तक इजरायल का विस्तार कर देना चाहते हैं। गाजा में बेंजामिन का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। सात 700 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गाजा से हमास लड़ाकों का संपूर्ण सफाया नहीं हुआ है। इजरायल के हमलों में 64,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में इजरायल के विस्तार करने की तैयारी है। अब वेस्ट बैंक में भी इसी तरह का ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। इसके लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब वेस्ट बैंक में रिजर्व फोर्स उतारी जा चुकी है। दरअसल इजरायल ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे वो जल्द से जल्द गाजा और वेस्ट बैंक में विस्थापन कराकर इजरायल का विस्तार कर सके, क्योंकि कई यूरोपीय देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की तैयारी में हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी उन देशों में शामिल हैं जो गाजा को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए कह रहे हैं। इसी वजह से इजरायल संपूर्ण गाजा में इजरायल का विस्तार करना चाहता है, जिससे यहूदी कॉलोनी बसा सके। इसी तरह का प्लान वेस्ट बैंक में भी किया जा रहा है, लेकिन पहले दोनों जगहों से लड़ाकों का सफाया जरूरी है। गाजा से हमास लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। जबकि वेस्ट बैंक में जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके टारगेट पर हैं। इजरायल के प्लान पर ईरान का गुस्सा भड़क गया है। ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को इजरायल की घेराबंदी का फरमान जारी कर दिया है। इसलिए 4 फ्रंट पर हमले करने की तैयारी है। पहला फ्रंट जहां से हमास इजरायल पर हमले कर रहा है। दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां हिजबुल्लाह लड़ाके हमले के लिए तैयार है। वेस्ट बैंक में जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके पलटवार कर रहे हैं, जबकि यमन से हूती लड़ाके हमले कर रहे हैं। इस बीच सोमालिया फ्रंट भी सुलग उठा है। सोमालिया के गुट अल शबाब ने अमेरिकी मिलिट्री स्टेशन पर हमले किए। हमले के बाद दावा किया गया कि गाजा में हो रहे विध्वंस के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है, इसलिए इस तरह के हमले होते रहेंगे। इजरायल के साथ अमेरिका के लिए अरब में हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि कई यूरोपीय देश गाजा के समर्थन में जुटे हैं, जबकि अरब देश पहले ही अमेरिका से नाराज हैं, जिन्हें एकजुट ईरान कर रहा है, जो कभी भी अफ्रीकी गुटों को उकसाकर इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काला सागर में यूक्रेन का स्पेशल ऑपरेशन, रूस की पेट्रोलिंग बोट को किया तबाह। सेवास्तोपोल बेस पर भी सी ड्रोन से हमला। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की संभावनाएं भी खत्म होती जा रही है, जिसका मतलब है कि अब युद्ध और भीषण होगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि
चीन के विक्ट्री डे में रूस के पक्ष में एक नए गठबंधन की झलक दिखी है, या कॉलिशन ऑफ विलिंग की बैठक में ज़ेलेंस्की के लिए समर्थन जुटा है। बल्कि यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तैयारी अब विंटर वॉर को विनाशक बनाने की हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए रूस यूक्रेन की जंग का भविष्य। युद्ध विराम की हर संभावना खत्म होने के बाद युद्ध का नया दौर शुरू होने जा रहा है। ऐसा दौर जिसमें महाविनाश की कल्पना साकार होगी। यूक्रेन यूरोप तैयार, अब भीषण विंटर वॉर। दरअसल इस समय जिस आक्रामकता के साथ रूसी सेना यूक्रेन को तबाह कर रही है, वो जमीन पर बढ़त वाली रणनीति के तहत हो रहा है। और दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के अंदर तक घातक हमले भी उसी रणनीतिक बढ़त के लिए कर रहा है, जिसमें डील के लिए पक्ष मजबूत हो। यानी ये हमले सामान्य क्रिया और प्रतिक्रिया हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ही देश बढ़त वाले मकसद को पीछे छोड़ चुके हैं। पुतिन के चीन और उत्तर कोरिया के साथ सैन्य गठबंधन की झलक देखने के बाद रूस की रणनीति बदल गई है, यानी जीत तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। तो दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ कोलिशन ऑफ विलिंग वाले देशों ने भी युद्ध में मोर्चा संभालने पर सहमति दे दी है। यही वजह है कि अब दोनों तरफ एक ऐसे युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसका परिणाम यूरोप में बारूदी विनाश होगा। ये युद्ध दिसंबर से मार्च तक सर्दियों के दिनों में होगा। रूस बर्फबारी का फायदा उठाकर आगे बढ़ेगा तो यूक्रेन की तरफ से लंबी दूरी के हमले तेज होंगे, जबकि बर्फबारी का फायदा उठाकर यूरोप अपनी सेना तैनात करेगा। ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि तैयारी से मिले संकेत है। तैयारी ऐसी जो बता रही है कि आने वाले दिनों में युद्ध की गति न सिर्फ तेज होगी, बल्कि घातक से घातक हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अब तैयारी का विवरण क्रमवार देखिए। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए निर्माण शुरू कर दिया है। इस निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है और इस डिफेंस सिस्टम को बनाने में यूक्रेन को मदद दे रहा है डेनमार्क। लेकिन सवाल यह है कि इससे यूक्रेन को कितना फायदा होगा और क्या ड्रोन इंटरसेप्ट करने वाली तकनीक बनाने में यूक्रेन कामयाब होगा। इस सवाल का जवाब है डेनमार्क की तकनीक, जो ड्रोन इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इसलिए यूक्रेन की तरफ से दावे पुख्ता तौर पर किए जा रहे हैं, जिससे प्रमाणित करता है यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की का बयान। उनके मुताबिक यूक्रेन एक ऐसी तकनीक का विकास कर रहा है जो रूसी शाहिद और गेरान ड्रोन का मुकाबला करेगी। यूक्रेन लगातार रूसी ड्रोन के खिलाफ क्षमता बढ़ा रहा है। अब सवाल यह है कि यह होगा कैसे। दरअसल यूक्रेन के यूएवी इंटरसेप्टर यूनिट के लिए नए सिरे से ट्रेनिंग शुरू हुई थी, जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग सिस्टम से तैयार हो रहे प्रभावशाली रडार के साथ उन्नत लेजर सिस्टम की जानकारी दी जा रही है और ये सिस्टम शाहिद और गेरान ड्रोन पर ही बेस्ड है। यानी सर्दी के दिनों में जब बर्फ होगी तब रूस के पास ड्रोन और मिसाइल के विकल्प होंगे, लेकिन ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेन ने तैयारी शुरू कर ली है। अब सवाल यह है कि मिसाइल हमलों से यूक्रेन कैसे बचेगा। इस सवाल का जवाब है अमेरिका से मदद की उम्मीद, जो बदले हालात में यूक्रेन को मिल भी सकती है, जिसके संकेत खुद ज़ेलेंस्की ने दिए हैं।
उनके मुताबिक यूक्रेन एयर डिफेंस के नए प्रारूप को तैयार कर रहा है। उम्मीद है हमें अमेरिका से सकारात्मक संकेत मिलेंगे, क्योंकि हम मिसाइल डिफेंस में उनके ऊपर निर्भर हैं। हमें उनके साथ जानकारी साझा करने में खुशी होगी। ज़ेलेंस्की के इस बयान का सीधा मतलब यह है कि अगर अमेरिका एयर डिफेंस मिसाइल देता है तो रूस से जुड़ी जानकारी अमेरिका के साथ साझा करने में यूक्रेन को कोई आपत्ति नहीं है। यानी विंटर वॉर के प्लान में डिफेंस की तैयारी जोरों पर है, लेकिन ऑफेंस की तैयारी क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन ने एक मिड रेंज कॉम्बैट ड्रोन तैयार कर लिया है। यह ड्रोन FP2 है, जो 105 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी उड़ान क्षमता 1400 किलोमीटर है और मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। और इस ड्रोन को फ्रंट लाइन पर तैनात करने की तैयारी यूक्रेन ने शुरू भी कर दी है, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन ने विंटर वॉर की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर की है और ऐसी ही तैयारी कर रहा है यूरोप। फ्रांस ने भी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए हाई पावर लेजर हथियार विकसित कर लिया है। इस नई पीढ़ी की लेजर रक्षा प्रणाली को फ्रांस ने सिड्रल नाम दिया है, जो ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार को नष्ट करने में सक्षम है। यानी अप्रैल में यूक्रेन ने जिस ट्राइडेंट हथियार का प्रदर्शन किया था, यह हथियार उससे भी ज्यादा घातक है। इसके अलावा तैयारी का दूसरा मोर्चा यह है कि फ्रांस अब 70% हथियार यूक्रेन में बनाने जा रहा है। इस निर्माण यूनिट में फ्रांस के साथ मित्र देश भी शामिल होंगे, जबकि ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने की घोषणा कर दी है। अब सवाल यह है कि यूरोप ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, तो रूस की तैयारी किस पैमाने पर हो रही है? जवाब है, रूस में भी नए हथियारों का निर्माण शुरू हो चुका है। इस निर्माण के तहत 2 S-44 ह्यानसिंथ K-152 हॉवित्ज़र बना ली है और इस आर्टिलरी का इस्तेमाल भी रूस ने शुरू कर दिया है। यही नहीं, रूस में यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों का घेराव भी रूस ने शुरू कर दिया है, ताकि सर्दी के दिन शुरू होने से पहले यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकाला जा सके या उनका खात्मा किया जा सके। इसमें सबसे बड़ा कदम है उनकी सप्लाई लाइन को काटना, जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिक मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।